अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद रियाज पनुहा। सबसे पहले एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम अलैहि। आज आपसे बात होगी कि गंदम की 176 मन पैदावार फ़ी एकड़। ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कहानी है। मैंने ख़ुद जब पढ़ा तो मुझे भी हैरत हुई कि क्या मुमकिन है कि 176 मन फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार। उस पर सबसे पहले तो मैं एक बात करूँगा कि बीइंग अ मुस्लिम, आपको एक बात जो हमारे लिए अल्लाह पाक ने किताब भेजी है, जो रहनुमा ज़िंदगी हमारे लिए, जो हमारे लिए मशअल राह है, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसकी चीज़ की इंसान को कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। तो इसमें लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल हुआ है। मफ़हूम में जाऊँ इसकी तो तशरीह कहीं पढ़ूँ तो वो तो किसी आलिम का ही काम है, हम तो एक आम से मुसलमान हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने इंसान का लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल किया है, स्पेसिफिक टू मुस्लिम्स नहीं कहा कि कोई चीज़ ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए कहा हो। तो इसीलिए जो कोशिश है ना, वो अनफॉर्चुनेटली अब ये हो रहा है कि हम मुसलमान कोशिशों में कम हो गए हैं। इसी वजह से हमारी कोशिशों की कमी की वजह से हम दुनिया में और बहुत सी चीज़ों में पीछे रह गए हैं। तो ये जो 176 मन फ़ी एकड़ पैदावार है, ये हासिल की है न्यूजीलैंड के एक फार्मर ने 2020 में। तो वो जो कोशिशों की बात है, वो कोशिशें कैसे हुई, वो आपको 2003 से लेकर 2020 के दरमियान जो उन फार्मर्स की जो कोशिशें हैं, मैं आपको वो सारी कहानी बताऊंगा कि वो कोशिशें कैसे चली हैं, जो कि मेरे ख्याल में मेरे लिए भी मशअल राह है, जिस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 2-3 साल से मैं उसी चीज़ पर कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने फार्मर्स को भी बता रहा हूँ कि कोशिश करें। उसके लिए मैंने ड्रिल चेंज किए। वो सारी कहानी जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं 2-3 साल की, आप उसमें खुद स्टडी कर सकते हैं कि मेरी कोशिशें कहाँ तक जा रही हैं। तो ये वाली जो 176 मन फ़ी एकड़ पैदावार है, इसी को और जो दुनिया में दूसरे काश्तकार कर रहे हैं, मैंने उसी से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने तौर पर अप्लाई की हैं। इस सीज़न में भी अप्लाई किया है। बहुत से फार्मर्स को भी मैंने मोटिवेट किया है, वो भी उस टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 176 मन फ़ी एकड़ पैदावार हज़म तो मुझे हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बात आपको भी हज़म हो जाए और आपको ले जाऊंगा अपने मॉडल में, जो वीट विद नवीद मॉडल है, उसमें ले जाऊंगा कि इसको देखते हुए हम कैसे अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ बात वही आ गई कोशिश की। तो कोशिशों में आप मेरा साथ दीजिएगा। जो कोशिश मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपने फार्मर्स को भी मुकम्मल तौर पर अपडेट करता रहता हूँ सोशल मीडिया पर। तो इस कोशिश में आपको बताता हूँ कि जी उसने जो अपना यील्ड ली है वो है 17.398। गूगल कर लें वीट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो आपको सारी गूगल पर ही कहानी मिल जाएगी। तो ये 17.398 यील्ड टन है पर हेक्टेयर है। तो इसको देखा जाए तो ये 17,400 किलो टोटल यील्ड बनती है। और हम इसको अगर मन में कन्वर्ट करें तो ये 435 मन पर हेक्टर यील्ड बनती है। एक हेक्टर में 2.47 एकड़्स होते हैं। जो इसको तकसीम करें तो ये 176 मन यील्ड पर हेक्टर की बनती है। इसी फार्मर ने 2017 में, एरिक वॉटसन ने 2017 में यील्ड ली थी। उस वक्त वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2017 में 16.791, जो कि ये 170 मन के करीब फ़ी एकड़ पैदावार बनती है। इसने इस कोशिश में फिर बेहतरी की, फिर कुछ इसने चेंजेस की। वो क्या चेंजेस की वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर वो ये अटैम्प्ट कर गया तो ये यील्ड उसकी 170 मन से 176 पर वो पहुंच चुका है। तो उसने एक गंदम लगाई थी ये वाली अप्रैल 2019 में, और इसको उसने 17 फरवरी 2020 को काटा था। ये लगभग 9 महीने की फसल बन जाती है। तो न्यूजीलैंड के उस एरिया की आम फार्मर की यील्ड जो है ना वो 12 टन पर हेक्टेयर है। इसका मतलब कि वो 120 मन लगभग फ़ी एकड़ पैदावार न्यूजीलैंड के आम फार्मर ले रहे हैं। लेकिन 120 से 176 मन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें हम देखते हैं कि उसके फीचर्स क्या थे। जो उसने गंदम लगाई थी उसके फीचर्स क्या थे। उसकी ज़मीन बेहतरीन मैरा ज़मीन थी, बेहतरीन ज़मीन थी। बल्कि मैरा नहीं कह सकता, वो सिल्ट लोम 2 मीटर की गहराई तक वो ज़मीन सिल्ट लोम थी। बेहतरीन मौसम था उसके साथ साथ। तो मैं अपने फार्मर्स को भी हर दफ़ा मौसम के हवाले से बात करता हूँ कि मौसम अच्छा हो। तो पिछले साल जैसे 2020 में भी मौसम हमारा 21 में हमारा मौसम अच्छा रहा, तो मैंने कहा था कि मौसम अच्छा है हमारी यील्ड अच्छी आएगी। तो मौसम बुनियादी असूल है। बुनियादी तौर पर आपको मौसम को भी नज़र रखनी चाहिए। मैं अपने फार्मर्स को इस सीज़न में भी कह चुका हूँ कि ये सीज़न हमारा 2021 का भी अच्छा है, मौसम अच्छा है। इस वजह से इस दफ़ा भी हमारी यील्ड अच्छी आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो खाद का हमारे साथ धोखा हुआ है तो उस वजह से हमारी
हमारी यील्ड शायद पिछले साल जितना ना आए। तो आगे उसके तीसरा पॉइंट यह है कि यकसा पौधे थे, यूनिफॉर्म क्रॉप थी, पूरी क्रॉप बिल्कुल यकसा थी। उसमें ज़मीन में पहले से नाइट्रोजन मौजूद थी, बुआई के वक्त ज़मीन में पहले से उसको नाइट्रोजन दस्तियाब थी, जो वो पिछली फसल लगा चुका था, उस वजह से उसने पिछली फसल में मूली लगाई थी, उस वजह से उसकी ज़मीन में पहले से नाइट्रोजन दस्तियाब थी। फसल में उसने पूरे सीज़न में नाइट्रोजन की किसी भी वक्त कमी नहीं आने दी। ये उसके बेहतरीन मैनेजमेंट थी। उसके बाद पूरे सीज़न में उसकी ज़मीन में कहीं भी नमी में भी कमी नहीं आई, नमी मॉइस्चर ज़मीन में बेहतरीन मौजूद रहा। उसके बाद उसकी वैराइटियल सिलेक्शन थी, वो हर साल अपने फार्म पर काफ़ी वैराइटीज़ लगाता था। उन वैराइटीज़ में से जो उसके फार्म पर अच्छा परफॉर्म करती वो उसको शिफ्ट कर जाता। उस साल भी उसने 2017 में और 2020 में उसमें वैराइटी डिफरेंस भी था। 2017 में उसकी वैरायटी कुछ और थी, 2020 में उसने वैरायटी को भी चेंज किया। तो मैं अपने फार्मर से यही कहता रहता हूँ कि अपने फार्म पर, मेरे पास इस वक्त भी काफ़ी वैराइटीज़ लगी हुई हैं, तो मैं कहता रहता हूँ कि आप अपने फार्म पर अपनी ज़मीन, अपने मौसम, अपने रकबे के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वैराइटीज़ कम से कम 5-7 वैराइटीज़ लगाते रहें जो नई हैं, अप्रूवल वाली हैं, बिफोर अप्रूवल हैं, जो आ चुकी हैं, अपडेट रहें, उन वैराइटीज़ को अपने फार्म पर लगाएं। उसमें से बेहतरीन सेलेक्ट करें जो आपके एटमॉस्फेयर को, आपकी ज़मीन को अडॉप्ट कर ले, उसको फिर लार्ज स्केल पर उस लगाने में आप एक कनाल आपको जितना बीज मिल सकता है, कम से कम 1 एकड़ या हाफ एकड़, उसका बीज लगाकर अगले साल जो वैरायटी आपको अच्छा परफॉर्म करे वो अपने फार्म पर लगाएं। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो बेहतरीन वैरायटी, प्योर वैरायटी आपके अपने फार्म पर होगी। दूसरा ये है कि आप उसको समझ लेंगे कि वो वैरायटी लंबे कद की है, गिरती है, नहीं गिरती, वो आपको बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी। आप उसको अगले साल एकड़ पर जब टेस्ट कर चुके होंगे तो आप उसमें उस्ताद होंगे, मास्टर होंगे। अगले साल उसको आप अपने 10 एकड़ 50 एकड़ पर जितना भी लगाएंगे वो वैरायटी आपको समझ आ चुकी होगी। अगला पॉइंट ये है कि उसने गंदम को किसी भी बीमारी का स्प्रे नहीं किया। उसने बेहतरीन मैनेजमेंट की, लेकिन उसने स्प्रे से अवॉइड किया। उसने गंदम को जो गंदम से पहले मूली लगाई थी, जिस वजह से उसके ज़मीन में इजाफी नाइट्रोजन दस्तियाब थी। गंदम के पौधे, 7वां पॉइंट, हमारा आखिरी पॉइंट, उसका फीचर ये है कि गंदम के पौधे सरसब्ज रहे सारा सीज़न, बेहतरीन सरसब्ज हेल्दी क्रॉप थी, पूरे पत्ते सरसब्ज रहे। उन पत्तों ने सोलर पैनल की तरह काम किया, उन सोलर पैनल्स की तरह जो कि आपको सूरज से बिजली बना कर देते हैं। ये पत्ते उस सोलर पैनल की तरह सरसब्ज लश ग्रीन जो थे ना, वो सोलर पैनल की तरह खुराक बनाकर फ़ौरन पौधे को देते रहे, जिस वजह से उसकी गंदम में उसका अनार मोटा रहा, उसमें दाने, उसके सिट्टे की हेल्थ, वो सारी इसी पत्तों पर ही डिपेंड करती थी। तो वो मेरे नज़र में भी आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि आपकी गंदम थ्रू आउट द सीज़न लश ग्रीन रहे। तो ये उसकी गंदम के फीचर्स थे जिस वजह से उसने जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त पैदावार ली। अब हमें इसकी जो पीछे साइंस है वो हमें साइंस नहीं मिली। साइंस क्या होती है कि जी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिस पर मैं अपने फार्मर्स को मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि पर स्क्वायर फिट या पर स्क्वायर मीटर पौधे कितने होते हैं, वो इसकी हमें नहीं मिली कि इसके पौधे कितने थे पर स्क्वायर फिट में। इसकी स्नैप्स वीडियोज़ वगैरह मैं साथ साथ इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि हमें डाटा मिल जाए कि इसकी खुराक का, इसके पौधों की तादाद का, इसमें सिट्टों के दानों की तादाद का, वो हमें डाटा बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन इससे मिलता जुलता जो एक और फार्मर था 2003 में, उसने ली थी 15 टन पर हेक्टेयर, मीन्स के उसकी तकरीबन 150 मन यील्ड 2003 में फी एकड़ पैदावार मिली थी। अब जब उसको मैंने स्टडी किया तो उससे हमें पता चला कि उसकी जो रो स्पेसिंग थी वो 6 इंच की थी। 6 इंच लाइन डिस्टेंस पर उसने गंदम लगाई थी। ये जहन में रखें कि मैं 4 इंच को प्रेफर कर रहा हूँ, तो हमारी गंदम 5 महीने की है, उनकी गंदम 9 महीने की होती है। बिल्कुल विंटर में वो गंदम बिल्कुल ही रुकी पड़ी रहती है। वो टिलरिंग पर फोकस करते हैं क्योंकि उनके लिए टिलरिंग का टाइम है। आपके पास यहाँ पर 20 से 25 दिन होते हैं गंदम के टिलरिंग के। उसके बाद जो बेहतरीन टिलरिंग टाइम है, बेशक लेटरल टिलर होते रहते हैं लेकिन वो इतने कामयाब नहीं होते। आप 2-2, 3-3 महीने बाद भी गंदम में, हत्ता कि आपकी नवंबर की काश्त वाली के टिलर आपको जनवरी तक भी मिलते रहते हैं, वो भी मैच्योर होते रहते हैं, लेकिन वो कामयाब टिलर नहीं होते। उनके सिट्टे अच्छे नहीं होते, उनके सिट्टों में दानों की भराई अच्छी नहीं होती। तो कभी ये ना सोचें कि आपने 50-50, 60-60, 70-70 टिलर गिन रही है, ये कामयाबी
नहीं है। मैच्योर टिलर की बात करें कि आपकी गंदम में टिलर मैच्योर कितने हैं, तो उन लोगों के पास टाइम होता है। हम 20 से 30 दिन में कौन सा तीन मार लेते हैं, कितने टिलर करवा लेते हैं जो बराबर हेल्दी हों। तो पाकिस्तान में एवरेज टिलर है 1.5। याद रखें, आप जितनी जोर लगा लें, जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी बेहतरीन पैदावार के लिए 1.5 टिलर ही मिलते हैं। उसके टिलर थे, उन लोगों के टिलरिंग जो है ना वो चेंज रो स्पेसिंग पर इसीलिए जाते हैं कि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। गंदम टिलरिंग करवा जाती है। 125 प्लांट फी मुरब्बा मीटर थे और 13 पौधे थे उनके फी मुरब्बा फुट में। फी मुरब्बा फुट में 13 थे और उनके जर्मिनेटेड मुरब्बा मीटर में 125 थे। अब उसने क्या किया, उसका शरह बीज था 62 से लेकर 90 पाउंड्स पर एकड़, मीन्स कि वो 28 से लेकर 41 किलो उसका शरह बीज था पर एकड़। 28 से 41 किलो पर एकड़ उसका शरह बीज था। क्योंकि ये लोग टिलरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं तो इसलिए उनकी शरह बीज भी कम थी। आगे उसने खुराक कितनी दी, अब हम इसको बात करें। उसने सुपर फास्फेट सोइंग टाइम पर खाद डाली थी। सुपर फास्फेट उसने तकरीबन 890 पाउंड पर एकड़ बिफोर जो काश्त के वक्त उसने डाली थी। वो तकरीबन फास्फोरस उसमें 81 किलो फास्फोरस उसने डाली थी बवक्त काश्त। वो हम कैलकुलेट करें तो डीएपी में जो हमारी 46-18 है रेशो, अगर डीएपी में हम उसको देखूं तो वो तकरीबन 3.5 बोरी डीएपी बनती है जो उसने बवक्त काश्त फास्फोरस उसने डाली थी। अब वो ये कहते हैं कि जी 15 टन गंदम हासिल करने के लिए 181 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ती है। हमारे यहाँ पर यह है कि 181 किलो का मतलब कि अगर हम डीएपी और यूरिया का रेशो देखें तो ये यूरिया जो है ना वो डीएपी में जो नाइट्रोजन पड़ी है और प्लस यूरिया में जो नाइट्रोजन है, इस सारी को 181 किलो में कन्वर्ट करें तो 6.5 बोरी यूरिया बनती है, 3.5 बोरी डीएपी बनती है। ये 150 मन गंदम पैदा करने के लिए 1 एकड़ में उनकी ये फर्टिलाइज़र थी जो उसने दी है। 3.5 बोरी डीएपी और 6.5 बोरी यूरिया। याद रखें कि यहाँ पर तो शायद इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। मैं 2 बोरी डीएपी डाल चुका हूँ 3 बोरी पर। इस दफ़ा इतनी महंगी खाद शायद अब कौन से अच्छे साल हैं जब हम 2021 में इतनी जो हम 10,000 रुपये डीएपी ख़रीद चुके हैं, तो यह 3 बोरी तो यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पिछले साल मैंने 2020 में 2 बोरी डीएपी डालकर 70 से 80 मन भी 3 एकड़ में पैदावार ली थी। लेकिन मेरी ऑन एंड एवरेज 5-6 प्लाट की 70 मन यील्ड आई थी। ये आपको अलहदा कहानी में बताऊंगा कि मैंने 70 या 80 मन यील्ड कैसे ली थी। वो सारी इसी से ही हमने निचोड़ निकाला था जो 2-3 साल मैं मेहनत करता रहा। तो ये है 3.5 बोरी डीएपी, 6.5 बोरी यूरिया। 6.5 बोरी यूरिया हमारी ज़मीनें नहीं ले सकती। पाकिस्तान में ड्यूरेशन कम है, इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यहाँ पर देना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये जान लें कि जितना फर्टिलाइज़र देंगे उतना यील्ड आएगी, ये एक हकीकत है। तो ये रेशो वही हो गया कि 3.5 बोरी डीएपी और 3.5 बोरी यूरिया डालकर उन्होंने इतनी खुराक देंगे तो इतने पौधे आपके कामयाब। हाँ, जब आप पौधों की तादाद बढ़ाते हैं, आपको फर्टिलाइज़र लाजमी बढ़ाना पड़ता है। ये तो लाजिम बात है, पिछले साल से मैंने यही देखा है। पौधे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो साफ सिटे ज़्यादा होंगे तो दाने ज़्यादा होंगे तो आपकी यील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन उनको खुराक भी ज़्यादा चाहिए। अगर आप खुराक कम देंगे तो पतली नाड़ी करेंगे, तीले हो जाएंगे, उस पर सिट्टा अच्छा नहीं चढ़ेगा। तो पिछले साल जब मैंने पौधों की तादाद बढ़ाई तो उसमें से मेरे 450 तक पौधे फी मुरब्बा मीटर में थे। मेरी पैदावार उस वजह से 80 मन तक भी गई थी। तो ये सारी डिटेल अलहदा आपको वीडियो में बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अब आते हैं कि जी उसकी जो नाइट्रोजन की स्प्लिटिंग है, नाइट्रोजन उसने कैसे डाली, उसकी कहानी क्या थी। ये जो 150 मन यील्ड उसने ली है, उसने देखा कि अगर वो फास्फोरस पहले डाल, उसने देखा कि अगर क्रॉप स्टैंड थिन है, मतलब फसल की आमद पतली है, छिद्री है, इतनी अच्छी नहीं है, उसने फिर उस वक्त जो है ना वो टिलरिंग को बूस्टअप करने के लिए, टिलरिंग को ज़्यादा करने के लिए उसने उस वक्त जो है ना वो उसमें उसने नाइट्रोजन डाली। पहली नाइट्रोजन उसने उस वक्त डाली अगर क्रॉप स्टैंड बेहतरीन था, हेल्दी था, कि वो 1 से 1.5 हफ्ते तक गंदम जो है ना वो सही आगे जर्मिनेशन के बाद की बात करूँ, जो कि हमारे यहाँ 15 से 20-25 दिन जब हम पहला पानी लगा चुके थे तो हम जब नाइट्रोजन डालते हैं, ये उस वक्त की बात है कि वो जो 15 से 25 दिन के दरमियान गंदम अगर वो बहुत छिद्री थी, दरमियानी थी, हल्की थी तो उसने नाइट्रोजन डाली। अगर उसकी गंदम हेल्दी नहीं थी, थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसकी गंदम हेल्दी थी तो उसने क्या किया कि उसने फिर खाद को रोक लिया। हफ्ता 10 दिन बाद उसने फिर खाद डाली। तो वो ये हुआ कि अपना
फिर ये है कि अगर गंदम की आमद बेहतरीन हो, गंदम की आमद अच्छी हो, वो कैसे होगी कि जो ज़ेर ज़मीन या आपने फास्फोरस के साथ नीचे नाइट्रोजन डाल दी है जैसे हम डीएपी डाल रहे होते हैं, या ज़मीन में नाइट्रोजन, हमारे यहाँ तो कंसेप्ट नहीं है कि हम पहले ज़मीन में हम फसलों को जो है ना वो नाइट्रोजन पहले कोई ऐसी फसल दे चुके हों जो हम प्री प्लान कर चुके हों कि हम इतनी फसल लगा रहे हैं उसमें इतनी नाइट्रोजन बनेगी जो कि आगे वाली फसल के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। हमारे यहाँ कैलकुलेशन है ही नहीं ज़मीन में मौजूद नाइट्रोजन का या आगे देने वाली नाइट्रोजन का या फसल की रिक्वायरमेंट का, हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस पर चलेंगे। तो उसने ये किया कि अगर, तो वो कहता है कि गंदम की आमद बेहतरीन है, उसका झाड़ अच्छा है, तो उसने ये किया कि उसने कहा कि अगर मैं फिर नाइट्रोजन डालता हूँ तो गंदम ज़्यादा हैवी हो जाएगी, फसल जो है ना वो गिरने पर चली जाएगी, फसल ज़्यादा थिक हो जाएगी, वो परेशानी का बायस बनेगी। ये आपसे मैं भी कहता रहता हूँ कि फसल को फील करें, फसल को देखें, जब वो मांग रही है, ये रिटर्न जो है ना वो हमारे पास फार्मूले नहीं है कि जी वो गंदम को पहला खाद इतनी दिन बाद डाली चाहिए, दूसरे पानी पर इतनी डाली, ये पानी से रिलेट नहीं करती, आपको फसल खुद बताती है कि मेरी फसल अब नाइट्रोजन मांग रही है, दूसरे 2 डाल रहे हैं, आपकी फसल 3 मांगती है, 3 दफ़ा डाल रहे हैं। आपकी फसल ज़मीन अच्छी है, फसल अच्छी है, आप अगर हर सूरत दूसरे पानी पर लोग डाल रहे हैं, आप अवॉइड कर जाए, ना डालें, तीसरे पानी पर डाल रहे हैं, फसल की डिमांड के मुताबिक अगर कहीं डालना पड़ता है तो डालें, नहीं डाल रहे नुकसान होगा, अगर कहीं ज़रूरत नहीं है डाल दी फिर गंदम गिरने की तरफ जाती है। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला इस सीज़न में भी आगे भी मैं आपको एजुकेट करता रहूँगा कि फील करें, गंदम को देखें, फिर उसकी डिमांड के मुताबिक नाइट्रोजन डालें। तो ये 150 मन यील्ड लेने के लिए ये उनका फार्मूला था। उसने उस वक्त जो है ना वो, फिर उसने दूसरी खाद कब डाली, मतलब वो जितनी उसने 6.5 बोरी नाइट्रोजन जो डाली है, उस 6.5 बोरी यूरिया जो डाली है, उसने दूसरी खाद, पहला ये हो गया, दूसरा उसने फ्लैग लीफ का, फ्लैग लीफ जब हमारा गंदम डेढ़े पर या गोब की हालत में जब आती है तो उस वक्त जो फ्लैग लीफ निकलता है वो मतलब ट्रिलरंग कर चुकी है, पहली ट्रिलरंग के ऊपर आ गई जब ट्रिलरंग शुरू होती है, दूसरी नाड़ी सीधी करके गंदम जब वो फ्लैग लीफ पर आ गई, जब वो गोब की हालत पर आ गई, उसने दूसरी एप्लीकेशन तब डाली। तीसरी जब सिट्टा निकलने लगा बाहर, पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में उस वक्त हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र बैन है, हमारे फार्मर भी समझते हैं कि ये गलत है, ज़्यादती है, लेकिन उनके यहाँ कंसेप्ट है कि जब भी सिट्टा निकला उसने तीसरी खाद उस वक्त डाली। हम क्या करते हैं, गोब की हालत पर, हमारे लिए गोब की हालत पर ही फाइनल है, उसके बाद हम समझते हैं कि खाद देना हराम है। पिछले साल मैंने 2020 में कोशिश की थी, जब सिट्टा निकला उस वक्त जब मैंने इसी मॉडल पर खाद डाली तो उस पर यह हुआ कि उसमें पौधों में जो लेट टिलर थे वो भी ऊपर आके हेल्दी हो गए, लेट टिलर से सिट्टे भी हेल्दी हो गए, गंदम की झाड़ में इजाफा हुआ, गंदम में सिट्टों में दानों में भी अच्छा उसमें जो है था। मैं ये नहीं कह सकता कि दानों में इजाफा हुआ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं उस वक्त की खाद को साइंटिफिक मेथड से मेजर करता कि क्या जहाँ खाद डाली है या नहीं डाली, वो मैं बात नहीं करता, लेकिन मुझे ओवरऑल क्रॉप में बेहतरी फील हुई। मुझे लगा कि जो मैंने उस वक्त एकड़ में 1800 रुपये लगाए थे, मुझे लगा कि वो 1 मन गंदम से ज़्यादा जो थे ना वो पैसे मुझे वसूल हुए। तो गंदम मेरी अच्छी हुई, इसलिए मैंने गोब की हालत, सिट्टा निकलते वक्त भी पिछले साल खाद डाली थी, इसी चीज़ को देखते हुए। हाँ, तो आगे चलते हैं। उनकी ये है कि जी फीचर ये है कि फुल वाटर्ड सॉइल, ज़मीन में उसमें जो है ना वो मॉइस्चर पूरे सीज़न में रहे, धूप बेहतरीन हो, फ्लैग लीफ पर जो है ना ख़ास तौर पर जब हमारा फ्लैग लीफ जो है जब गोब की हालत पर गंदम आती है तो उस वक्त धूप बेहतरीन हो। अभी मैं जनवरी में खड़ा हूँ, जनवरी में हमारा तकरीबन अगेती गंदम का फ्लैग लीफ शुरू हो जाता है, फरवरी में भी। इन 2 महीनों में जब ख़ास तौर पर जनवरी में धुंध ना पड़ रही हो तो समझ लें कि ये सोने का साल होता है। जब दिसंबर में और जनवरी में धुंध ना पड़ी हो, शानदार धूप हो, तो ये सोने का साल होता है। लेकिन अगर फरवरी में अचानक टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा हो जाए, 2018 में ऐसा हुआ था, तो उस वक्त फिर हमारे दाने को झटका लग जाता है। लेकिन अगर पिछले साल की तरह 2020 की तरह धूप जानदार हो, जितनी धूप जानदार होगी गंदम उतनी जल्दी ऊपर आएगी, उतनी जो फ्लैग लीफ पर जब आती है, फ्लैग लीफ आपका रस से बीमारियों से फ्री होना चाहिए, उसके लिए आपकी वैराइटियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको हर साल की आने वाली गंदम की वैराइटीज़ के बारे में बताता रहूँगा, कितनी रस्ट रेजिस्टेंट है, किस तरह की हैं, इस मॉडल में, हमारे मॉडल में कौन कौन सी वैराइटीज़ फिट हो जाती हैं। तो पिछले साल मैंने सुभानी का भी जिक्र किया था, मेरे फॉर्म पर लगी हुई है, तो ये इस चेन में आपको मैं चलाता रहूँगा। तो जो गंदम है उस वक्त फ्लैग लीफ हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। वो जितनी हेल्दी होगा, जितना चौड़ा होगा, जितना वो काला होगा,
तो उतनी अच्छी खुराक बनाएगा, उतनी अच्छी खुराक बनाकर उतने अच्छे सिट्टों में दानों की भराई होगी, उतने उसमें दानों का जो है ना वो काउंट ज़्यादा होगा, दानों की गिनती ज़्यादा होगी। तो ये आ गया जनाब। तो उसने ये आखिर में 4 चीज़ें हैं कि 150 मन गंदम कैसे हासिल हुई। उस पर यह है कि 125 प्लांट फी मुरबा मीटर में जर्मिनेटेड थे, उनके 125 प्लांट जर्मिनेटेड फी मुरबा मीटर में, और जो मैंने पहले आपको बता दिया था वो तकरीबन बनते हैं 13 प्लांट पर स्क्वायर फीट में। 125 प्लांट एवरेज उसके थे, एक प्लांट के 4 टिलर बने, मीन्स के उसका टारगेट था 125 से 500, एक मदर शूट ने 4 टिलर किए, टोटल हो गए 5। एक जगह पर 5 सिट्टे बने, उसके एक जगह पर वो तकरीबन 500 उसका टारगेट था, और 500 हेड्स पर स्क्वायर मीटर में उसका टारगेट था। मैं 450 पर पिछले साल जा चुका हूं, जहां मेरी 80 मन के करीब यील्ड आई थी। 450 सिट्टे पर स्क्वायर मीटर में मैं हासिल कर चुका हूं। लेकिन ये कैसे हासिल करनी है, इसके लिए सोइंग टाइम पर आपके कितने होने चाहिए, इसके लिए आपके टिलरिंग के बाद कितने होने चाहिए, तो ये पूरी सीरीज़ है जो पिछली मेरी वीडियोस पढ़ी हैं उसमें भी देख लें, आगे भी मैं आपको बताता जाऊंगा। और मैं इस दफ़ा आपको एक पैमाना दूंगा पर स्क्वायर फिट का, एक चौकड़ा होगा, एक चौकठा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने लिखने हैं कि जर्मिनेटेड कितने थे। जर्मिनेटेड आप इस दफ़ा नहीं लिख सके, लेकिन आपके पास जब टिलरिंग के बाद कितने होंगे आपके पास, अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज ही अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अभी भी गंदम में सीज़न है, तो आप जिस स्टेज पर भी हैं, चाहे आपने मेरी गंदम के पकने के वक्त देखी है, जिस स्टेज पर भी है, आप एक मुरबा फुट में आप जो है ना वो पौधे अपने गिन लें कि कितने हैं, वो रिकॉर्ड रख लें। मेरी वीडियो में आपको मैं बताता जाऊंगा, आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, आप खुद साइंटिस्ट बन जाएंगे कि आपकी फसल कटाई के वक्त कहाँ मिस हो गई, कहाँ गलती हुई, क्या उसमें दानों की तादाद कम थी, क्या उसमें सिट्टे दाने पतले थे, क्या उसमें पौधों की तादाद कम थी। ये 3 फैक्टर है। मतलब मेरी जो मेथड है, मेरी मेथडोलॉजी में ये है कि एक ट्राइंगल है मेरी मेथडोलॉजी में, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में मतलब एक त्रिकोण है, इस त्रिकोण में यहाँ पर है गंदम में दानों की तादाद ऊपर, और इस जगह पर मौजूद है गंदम में मतलब सिट्टे में दानों की तादाद, और एक मुरबा फुट में पौधों की तादाद, और यहाँ पर आ जाती है दानों का वज़न। मतलब ये त्रिकोण में 3 चीज़ें ही बैठ जाती हैं कि एक त्रिकोण में आपने गंदम की पैदावार लेनी है तो 3 चीज़ें, गंदम में सिट्टे में दानों की तादाद, दानों का वज़न, और उसके बाद फिर अगली बात आ जाती है कि जी पौधे, एक मुरबा फुट में या एक मुरबा मीटर में हमारे पास पौधे कितने हैं। आप 3 चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे, आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। आखिर में मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ गलती की है, किस वजह से पैदावार कम आई है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मेरे साथ आप इन वीडियोस में भी मुझे आप अपडेट करते रहेंगे। मेरा फेसबुक पर पेज है, फेसबुक पर नवीद पीके की प्रोफाइल है, वहाँ पर भी आप मुझे अपडेट करते रहेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा, या इस सीज़न में मैं वीडियोज़ में बताता जाऊँगा कि अगर आपके पौधे इतने हैं तो आखिर में सोइंग टाइम पर कितने हैं, और उसके बाद आपके टिलरिंग के कितने होंगे, और उसके बाद आपके सिट्टे कितने चढ़ेंगे, तो आपकी अगर सोइंग टाइम भी बता दूंगा तो कितनी यील्ड प्रेडिक्टेड है। लेकिन सीज़न एंड पर आप खुद मेरे मॉडल में रहकर जज कर लेंगे कि गलती कहाँ हुई है। अगले साल आपने उसको फिक्स करना है। क्या सिट्टे में दाने कम थे, क्यों हुए, वैरायटी गलत थी, उसके पीछे बहुत सी रीजंस है, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है। दाने कमज़ोर थे, क्यों हुए, वो अलहदा सब्जेक्ट है, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर ये है कि पौधे कम थे, पौधे कम थे तो वो क्यों थे, वो बहुत बड़ी कहानी है। पौधे ही पाकिस्तान में हमारा मसला ये है कि पौधों की तादाद कम हो जाती है। तो इस सिलसिले में मेरी रिसर्च में, मेरे मॉडल में इंशाल्लाह ताला मैं आपको एजुकेट करता रहूँगा। तो उसके बाद जनाब उसके थे 60 दाने एक हेड में, एक सिट्टे में उसके 60 दाने थे। 500 सिट्टे एक मुरबा मीटर में, और उसके बाद एक सिट्टे में 60 दाने थे। इसकी कैलकुलेशन करें तो ये तकरीबन जो है ना एक मुरबा मीटर में 1.5 किलो वज़न बनता है। एक मुरबा मीटर से 1.5 किलो वज़न ले लें तो इसको आप 4040 या 47 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 150 मन ही यील्ड बनती है। मतलब 1.5 किलो आ गए एक मुरबा मीटर से। आसान सा फार्मूला है। आपके जितने
जितने आपके दाने, आखिर में ये एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब सीज़न एंड हो, पिछले साल मैंने कटाई की थी, एक मुरब्बा मीटर का फुट, मुरब्बा फुट अलहदा चीज़ है, मुरब्बा मीटर अलहदा चीज़ है। मुरब्बा फुट को छोड़े, मुरब्बा फुट हम शुरू से लेकर चलेंगे। मुरब्बा फुट में जितने पौधे हों उसको 10.8 है समथिंग है, उससे मल्टीप्लाई कर लें तो वो मुरब्बा मीटर में बन जाता है। तो आखिर में जब आपका कटाई का वक्त है, कटाई के वक्त जब गंदम भूरी हो चुकी हो, उसको एक मुरब्बा मीटर में आपके पास इंची टेप दर्जी वाली होनी चाहिए, या मिस्त्री वाला जो गोल सा मिस्त्री के पास जो तामीरात वाला होता है उसके पास एक होता है रोलर सा होता है, इंची टेप टाइप होता है, धात वाला होता है। तो वो जो है उसको ले जाएं फील्ड में, अपनी पसंद की जगह पर नहीं, अपनी पसंद की जगह पर नहीं, 2-3 जगहों से उसका डाटा लें, उसको काटें, एक मुरब्बा मीटर की पैमाइश करके उसको काट कर कूटें, उसमें से सिट्टे पहले गिन लें कि कितने सिट्टे हासिल हुए, उसको कूट कर उसका दाना निकाल के अलहदा वज़न करें। मेरे 3-4 जगहों पर जो मैंने काटा था, मेरी कहीं 700 ग्राम आई, कहीं 800 ग्राम आई। जो मेरी अक्टूबर काश थी, वहाँ मेरे 300 से 350 पौधे थे। पौधों की तादाद कम थी क्योंकि उस वक्त जो मैंने शरह बीज थी वो 50 केजी डाली थी। उसके बाद जर्मिनेटेड भी मेरे 20 से 25 पौधे फ़ी मुरब्बा फुट थे, लेकिन आखिर पर वो 300 से 350 पौधे फ़ी मुरब्बा मीटर में रहे। उसके बाद जब मैंने काटा तो वो मेरे 700 से 800 के दरमियान रहे। लेकिन उस फील्ड की मेरी एवरेज 700 ग्राम जहाँ दाने हैं तो वो मेरी 70 मन यील्ड फ़ी एकड़ बनी। कटाई के बाद जब मैंने उस फील्ड की देखी 2-3 जगहों पर, कहीं कुछ कम भी हुआ, कुछ ज़्यादा भी हुआ, तो 800 ग्राम जहाँ आ गए, इसका मतलब ये है कि वो 80 मन का फील्ड बनता है। उसके लिए 800 ग्राम से ज़्यादा वाले भी होंगे, कुछ अच्छे प्लाट्स होंगे, कुछ अच्छे मुरब्बा मीटर के टुकड़े होंगे, कुछ कम वाले भी होंगे। तो कटाई से पहले आप को मतलब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी यील्ड कितनी आनी है। लेकिन अब अगर आप पौधे गिनते जाएंगे तब भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मुझे पौधों की तादाद फ़ी मुरब्बा फुट में बता दें, जर्मिनेटेड बता दें, ट्रिल्डन के बता दें, जब नाड़ी चढ़ जाए तब मुझे बता दें, तो भी मैं आपको एस्टिमेट दे सकता हूं कि आपकी यील्ड कहां जाती है, आप कहां बैठते हैं। लेकिन आपने इसको स्टडी करके मेरे साथ रह के इसको फिक्स करना है। गलती किधर आती है, कौन कौन सी वजूहात हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तब आप जाके ना वो इस मॉडल को, मेरा मोटो, मेरा मॉडल यही है कि मेरे पाकिस्तान के किसान, मेरे पाकिस्तान के काश्तकार, मेरे भाई, यील्ड एक ऐसा वक्त है कि मैं 80 मन तो ले चुका हूँ, मेरे पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव ग्रोअर 100 मन की यील्ड पर आए, 80 मन से 100 मन की यील्ड पर आए। मेरा आम काश्तकार जो 50 मन पर बैठा है उसको 70 मन पर आना चाहिए। इस तरह हम जो है ना वो मुनाफा बख्श काश्तकारी कर सकते हैं। हम जो है ना वो बात कोशिश से शुरू हुई थी, लिहाजा आपने कोशिश करनी है, मेरे साथ रहना है, इसको स्टडी करना है, कोशिश में इजाफा करना है। कोशिश में जितना आप इजाफा करेंगे अल्लाह पाक उतनी आपके रिस्क के खैर में बरकत देगा। जो जहाँ पर आप स्टडी कर चुके होंगे उससे अगली जनरेशन को आप वो सबक वहाँ से शुरू करवाएंगे। लेकिन मैंने 3 साल में जो स्टडी की है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप इसको स्टडी करके अपने फील्ड में अप्लाई करें, गंदम की पैदावार बढ़ाएँ और मुल्क की पैदावार में भी इजाफे का बायस बने। ये इंसानियत के लिए है, ये भूख की जंग है। इसमें आप अपने तौर पर एक तो ये है कि अपने बच्चों के रिस्क में इजाफा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बच्चों के रिस्क में खैर हो, लेकिन आप उसके बाद ये भी कर रहे हैं कि मुल्क की सतह पर इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। बेशक आपका घर का मुनाफा हो रहा है, बेशक आपके घर में बरकत हो रही है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप इंसानियत की भूख की जंग में मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका ये जो है ना कार खैर या ये जो सदका जारिया कबूल फरमाए। दुआ गो हूँ कि एक वक्त ऐसा है कि मेरे आम काश्तकार की यील्ड भी 70 मन आए और मेरे प्रोग्रेसिव ग्रोअर की यील्ड 80 से 100 मन आए। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा, अब जब तक सांस है आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खुशियों में, आपकी मोहब्बतों में बरकतें अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।